student discuss about law of equimarginal utility, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कानूनी मुसाफी फायदा मुख्तम। इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। आगे चल के मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसे हम लॉ ऑफ इक्वी क्यों कहते हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये किस लिए है। बेसिकली ये ऐसा लॉ है जिसमें थोड़ी सी एजम्पशन, वैसे एजम्पशंस की हम एक नेक्स्ट इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने ऐसे एज्यूम करना है कंज्यूमर की इकोनॉमी को कि उसकी इकोनॉमी में दो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज हैं, दो नेमल बदल, जैसे पेट्रोल सीएनजी वगैरह होता है या फिर एप्पल या ग्रेप्स जो होते हैं फ्रूट, दो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज हैं, उनके ऊपर उसने अपनी लिमिटेड मनी इनकम को स्पेंड करना है, ठीक है, और इस तरह सेट करना है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो आपस में इक्वलाइज हो जाए या फिर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसलिए हम इसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, हम इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हम इसे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। A consumer spends his limited money income। पहली बात ये कि एक कंज्यूमर होना चाहिए, एक कंज्यूमर जो अपने पैसों को दो चीजों के ऊपर खर्च करे, लिमिटेड, और वो पैसे उसके पास लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेशुमार पैसा है उसके पास, लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है। A consumer spends his limited money income on two substitute commodities like X and Y, ठीक है। दो substitute commodities हैं जिनके ऊपर वो पैसे खर्च करेगा in such a way, इस तरह that marginal utility is attained by last units। जो दो चीजों के ऊपर खर्च करेगा तो लास्ट यूनिट जब दोनों के ऊपर खर्च करेगा उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वलाइज होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दिस वे ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करेगा, सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज पे खर्च करेगा और लिमिटेड मनी इनकम को स्पेंड करेगा। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसकी कि लेट्स सपोज एक कंज्यूमर है, उसके पास उसकी पॉकेट में $5 है, ठीक है, $5 है, उसने दो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज के ऊपर खर्च करना है, एप्पल के ऊपर और ग्रेप्स के ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी उनकी कैसे अटेन वो करता है $5 को खर्च करके, ये हम इस टेबल में सीखते हैं। आपने जरा अटेंशन से इसको देखना है। हम लेट करते हैं कि उसके पास है $5, यही हम लेट करें 1 2 3 4 and 5, ये $5 है। देखो अब ये पहला डॉलर जो है इसने स्पेंड करना है, एप्पल पे भी कर सकता है, ग्रेप्स पे भी, उसके सामने दो चीजें एप्पल और ग्रेप्स। लेकिन मसला ये है कि देखो किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं एक जो कंज्यूमर होता है ना, वो एक चीज को दूसरी पे प्रेफर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा होते सब्स्टिट्यूट है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इसलिए वो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी एक चीज को दूसरी पे जरा प्रेफर करता है। मतलब हो सकता है वो एप्पल को ज्यादा प्रेफर करता हुआ एज कंपेयर टू ग्रेप्स, तो वो अगर पहला डॉलर एप्पल पे खर्च करता है तो हम लेट करते हैं कि उसे सेटिस्फैक्शन होती है कितनी, 12 उसे सेटिस्फैक्शन होती है। लेकिन अगर वो इसी डॉलर को यहाँ पे ग्रेप्स पे करता है तो 12 नहीं होती बल्कि 10 होती है, कुछ थोड़ी बहुत कम उसे सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। इसी तरह अच्छा फिर दूसरी बात ये कि इसके अंदर पिछली जो वीडियो थी लॉ ऑफ डायमेंशन की, उसमें मैंने बताया था कि जब कोई कंज्यूमर कंटिन्यूअसली किसी चीज के ऊपर किसी चीज की कंजम्पशन करता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसी तरह इसके ऊपर भी लॉ ऑफ डायमेंशन अप्लाई होगा। अगर पहले यूनिट पे 12 उसे सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी को अटेन कर रहा है तो दूसरे पे 10 होगी, तीसरे पे वही कम होके 8 हो जाएगी, चौथे पे 6 हो जाएगी और पांचवें पे 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ डायमेंशन इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसको ड्राइव कैसे करना है, फिर मैं कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको बताता हूं। इसके बाद ये डिमिनिश होके 8 हो जाएगी, 8 के बाद क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2। अब देखो अब कॉन्सेप्ट है, देखो पहला डॉलर उसने खर्च करना है, अगर वो एप्पल पे खर्च करता है तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी 12 यूटिल मिलते हैं उसे, ठीक है। अगर ग्रेप्स पे करता है तो कितने मिलते हैं, 10 करते हैं। तो रैशनैलिटी किसमें है, वो किस पे खर्च करे, एप्पल पे खर्च करे या ग्रेप्स पे खर्च करे, एप्पल पे खर्च करे ना, क्योंकि इसमें यूटिल ज्यादा, तो 12 यूटिल इसमें मिल रहे हैं। ये देखो जी
पहला फर्स्ट डॉलर उसने कंज्यूम कर लिया इसके ऊपर। अब 5 में से जो $5 थे उसके पास $1 खर्च हो गया, बाकी कितने बच गए? $4 बच गए। दूसरा जो डॉलर है उन 4 में से अगर वो इस पे खर्च करे तो उसे सेटिस्फैक्शन हो रही है 10 यूटिल की, लेकिन अगर इस पे करे तो इस पे भी 10 की हो रही है, तो आपको किस पे खर्च करे आप बताएंगे? ग्रेप्स पे करेगा, टेस्ट चेंज करेगा यूनिट टू से, ठीक है। दूसरा डॉलर इस पे खर्च हो गया, अब कितने डॉलर बचे? $3 बचे। तीसरे डॉलर को अगर वो इस पे खर्च करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन 10 होती है, इस पे करता है तो उसको 8 सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। तो किस पे करे? एप्पल पे करेगा डेफिनेटली। ये $3 भी यहाँ पे खर्च हो गया, ठीक है। अब $4 उसने खर्च करना है, अगर वो ग्रेप्स पे करे तो 8 होती है सेटिस्फैक्शन, अगर वो एप्पल पे करे तो भी 8 होती है। तो किस पे खर्च करना चाहिए? ग्रेप्स पे करना चाहिए। अच्छा, ग्रेप्स पे आप कहते हैं तो इस पे कर लेते हैं। फोर्थ, अब क्या बच गया उसके पास? लास्ट डॉलर बच गया, आखिरी डॉलर बच गया। इस पे करेगा तो 8 है सेटिस्फैक्शन, इस पे करेगा तो 6 है, तो किस पे करे? एप्पल पे करेगा, क्योंकि जहां पे 5th यूनिट उसका कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें रैशनैलिटी ये कि इसमें ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं तो इस पे खर्च करेगा। अब देखें जो मैं यहां पे डेफिनेशन के अंदर बात कर रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटीज अटेन्ड बाय लास्ट यूनिट्स वुड बी इक्वलाइज्ड। आप ये देखें आखिरी यूनिट्स कौन-कौन से हैं? चौथा और पांचवा। आप देखिए चौथे यूनिट पे भी उसे 8 यूटिल मिल रहे हैं, और इधर जो आखिरी यूनिट उसने इस पे कंज्यूम किया एप्पल पे, वहां पे भी उसे 8 यूटिल मिल रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटीज यहां पे क्या हो गई है? इक्वलाइज हो गई है, ये आपस में इक्वल हो गई है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब दूसरा मरेला क्वेश्चन में डेफिनेशन के बाद टेबल के बाद होता है इसकी डायग्राम का। तो इसकी जो डायग्राम है वो उसके 2 से 3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वाला यहां पे पोर्ट्रे करूंगा ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आए डायग्राम के लिए। देखिए इसमें हम एक y एक्सिस लेंगे, y एक्सिस के दोनों तरफ इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल को शो कर लेते हैं, और इस तरफ इसी एक्सिस के ऊपर दूसरी साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स को शो करेंगे, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है वो भी हमें एक ही लेना पड़ेगा, ये दरमियान जो रीजन होगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ मनी को हम मेंशन करेंगे। डायग्राम को आपने क्लियरली और सही लेबल करना है। एक्स एक्सिस पे ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये इतना पोर्शन है एप्पल के लिए और ये पोर्शन है ग्रेप्स के लिए, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मनी जो $5 उसके पास है वो एप्पल के लिए भी 5 है, ग्रेप्स के लिए भी 5 है। तो हम 1 पे डिफरेंस है यहां पे इनको पोर्ट्रे कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5, और आपने कोशिश करनी कि जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं वो आपका सेम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपकी जो फिगर है, जो डायग्राम है वो ज्यादा अच्छी बने। 5th यूनिट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम किसी एक का कर्व बना लेते हैं, एप्पल का बना लेते हैं, बल्कि उससे भी पहले आप ये देखें y एक्सिस के ऊपर अपने मार्जिनल यूटिलिटीज को पोर्ट्रे करना है। तो आप सबसे पहले बनाते हुए ये देखेंगे कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की या ग्रेप्स की है उनकी वैल्यूज मिनिमम से मैक्सिमम क्या है, 2 से लेकर कहां तक है, 12 तक है। तो हम इसका स्केल फिर यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे भी काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपने स्केल सेट करके लेना है ताकि आपकी डायग्राम अच्छी बने। आप 2 का स्केल लेंगे, फिर 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे 2, और 2 में 2 ऐड करें तो क्या होगा 4, और 4 में 2 ऐड करें तो क्या होगा 6, 6 के बाद 8, और 8 के बाद 10, और 10 के बाद 12, 12 मैक्सिमम है, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्पल के जो यूनिट्स हैं इन फ्रंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी अटेन हो रही है उनके कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हम ले लेते हैं। आप देखिए फर्स्ट यूनिट के सामने कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, 12 यूनिट सॉरी। तो ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट डॉलर है मनी का, और ये 12 है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ 12 एंड इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट डॉलर ऑफ मनी, यहां पे एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपको मिल रहा है। और दूसरे के सामने क्या है 10 है, तो 10 के सामने आप एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट ले लेंगे दूसरा वाला। तीसरे के सामने देखिए तो कितनी है 8 है, 8। तो 8
तीसरा कोऑर्डिनेशन पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद चौथे के सामने, फोर्थ के सामने क्या है 6 है, तो आप 6 के सामने कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेंगे। और पांचवें यूनिट पे क्या है 4 है टेबल पे, अगर आप देख सकें तो 4 के सामने क्या करेंगे आप एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक कर्व आपके पास आएगा, जिस कर्व को आप कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल कर्व। इसी तरह आपने इस साइड पे ग्रेप्स वाली साइड पे भी आपने इसी तरह कर्व बनाना है। अगर आप देखें तो फर्स्ट डॉलर के सामने कितनी है हमारी यूटिलिटी ग्रेप्स की 10 है, तो इसका मतलब ये कि आप इसके फर्स्ट जो इसका डॉलर है आप उसको 10 तक रेज करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद वो होती है 2 पे 8 होती है, तो 8 के सामने, और इसी तरह थर्ड के सामने क्या है 6 2 के डिक्रीमेंट के साथ, और 4 के सामने कितनी है 4 ही है, और इसी तरह 5 के सामने है 2। तो इन कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक और कर्व मिलेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स कर्व। ये कर्व है, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे एनालिसिस करना है, यहाँ पे हमने एनालिसिस करना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो रही है। देखो उसने, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यूनिट यानी पूरे $3 उसने किस पे खर्च किए, एप्पल पे खर्च किए। इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा है ये पॉइंट इतने इस पे खर्च किए, ठीक है। इसको आपने एक ओरिजिनल लाइन के साथ यहाँ पर लिंक कर देना है ताकि पता चले कि जो कंज्यूमर है वो $3 इसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। इसके ऊपर टोटल कितने डॉलर, दूसरा और चौथा, यानी $2 टोटल उसने खर्च किए। तो आप इसका जो दूसरा वाला यूनिट है मनी का सेकंड डॉलर, इसको आप इसकी सेटिस्फैक्शन तक या इसकी यूटिल तक आप इसको रेज कर देंगे ओरिजिनल लाइन में, ताकि पता चले कि इसके ऊपर वो $2 खर्च कर रहा है और इस पे $3 खर्च कर रहा है। इनको अगर हम ज्वाइन करें तो आप ये देखें कि ये सेम मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स, ये इक्वल हो गई है, 8 और 8 हो गई है, ठीक है। अब इसके एनालिसिस में मैं छोटा सा एक थोड़ा सा 2-3 मिनट का और आपको बताऊंगा कि लेट्स सपोज अगर कोई कंज्यूमर कहता है, रैशनल डिसीजन नहीं करता और कहता है नहीं जी मैंने इस पे 3 नहीं करने, मैंने इस पे या तो 4 करने या इस पे मैं 2 करता हूं और इस पे 3 करता हूं और उससे देखता हूं कि मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन कितनी होती है। अगर इन एनी अदर केस मतलब वो इसमें रद्दोबदल करता है, इसके 3 नहीं इसके वो लेट करें कि आप वो कहता है कि जी मैंने इस पे 2 यूनिट खर्च करना, अगर वो इस पे 2 करता है तो इसका मतलब ये छोड़ रहा है, इसका मतलब तो ये कि ये छोड़ रहा है, और जो छोड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें 2 कर रहा है तो इसका मतलब है कि 3 उस पे करेगा, तो इसका अगर तीसरा इस पे करता है, इस पे 3 करता है तो ये गेन कर रहा है उसको छोड़ के, इसको भी क्या कहेंगे गेन। आप सच बोलते हैं ना सारे, आप सच्ची सच्ची बताना है कि लॉस ज्यादा है या गेन ज्यादा है, लॉस ज्यादा। उसने यहाँ पे कितने यूटिल उसने लॉस कर दिए, ये 10 से 8 पे आया, ये 2 यूटिल, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करते तो मैं अभी आपको एनालिसिस देता हूँ, लॉस ज्यादा है आपको क्या है, लेकिन गेन थोड़ा है, मतलब उसने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को वायलेट करके क्या किया, उसने कुछ यूटिल खो दिए। अब हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि ये जो देखें, ये जो 3 यूनिट इस पे खर्च किए थे तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल के ऊपर जो उसकी आ रही थी 12 प्लस 10 प्लस 8, ये कितनी टोटल हो रही है 30, और मार्जिनल लॉ ऑफ इक्वी के मुताबिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्रेप्स पे जो उसके पास आई थी वो 10 प्लस 8 थी यानी 18 थी, है ना। तो ये टोटल जो यूटिल से हासिल हो रहे थे अगर आप इनको ऐड करें तो 48 हो रहे हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ इक्वी के मुताबिक है। लेकिन जब वो वायलेट करता है, इन केस ऑफ वायलेशन, इन
इसकी मार्जिनेबिलिटी एप्पल की 2 की है ना, 2 की है ना, बाद में 12 और 10, 12 प्लस 10 कितना होगा 22। और मार्जिनेबिलिटी ऑफ ग्रेप्स आफ्टर वायलेशन क्या क्या 3 की है ना, तो 3 में क्या क्या आ रहा है 10, 8 और 6 10, 8 और 6, इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना बन रहा है 24। और आप इनको टोटल कर लें, ये टोटल यूजल्स कितने बन रहे हैं 46। देखो 48 ज्यादा यूजल है और 46 थोड़े हैं, मतलब उसने लॉस किया क्या, उसने 2 यूटल लॉस किए इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये कि यही लॉ है जो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन का लॉ है और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर इसको कोई भी रियल लाइफ में वायलेट करेगा तो डेफिनेटली वो लॉस करेगा, ठीक है, और वो रैशनल कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।